कहते थे कि जैसे कि तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उनका सीएम फेस रखे हो, यदि उनको सरकार बना देते थे तो 5 साल भाई कंप्लीट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सीएम क्यों बना देते हैं? जी। किस कारण से बनाते? नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं बैतूल में उपस्थित हूँ और आज हमारे साथ वरिष्ठ क्रिकेटर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित हैं जो ऋषि दीक्षित जी हैं। आज हम उनसे सामाजिक और राजनीतिक विषय पर चर्चा करेंगे और साथ में क्रिकेट के विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में आपको जो भी नॉलेज मिलेगा उससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार भैया। नमस्कार, नए वर्ष की आपको जी। और जो इस चैनल को या इस इंटरव्यू को देख रहे हैं आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भैया, तो हम देखते हैं कि बैतूल क्षेत्र में आप काफ़ी वर्ष से रहते हैं और हमने सुना है कि आप क्रिकेट भी खेलते थे। तो आप किस वर्ष क्रिकेट में अपने पदार्पण किया था? क्रिकेट का तो शौक बचपन से ही था। स्कूल समय से स्कूल क्रिकेट खूब खेला। स्कूल टीम से हम लोग स्टेट एमपी लेवल तक क्रिकेट खेलते रहे। उसके बाद कॉलेज में खेला जी। उसके बाद 10-12 साल कंटिन्यू ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, आयोजक था मैं। तो देश की बहुत सारी टीमें हमारे बैतूल में आई। स्टेडियम में हम लोगों ने क्रिकेट को लेके एक बहुत बड़ा वो चलाया। उसके बाद धीरे धीरे करके क्रिकेट से एक दूरी बन गई। लेकिन पिछले साल मैंने वापस 8-9 साल बाद एक बहुत बड़ा आयोजन स्वर्गीय राजीव गांधी स्मृति ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट जी लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में कराया था, जिसमें देश की बहुत चुनिंदा टीमों ने भाग लिया और एक बहुत सफल आयोजन 33 दिन का आयोजन था वो। मतलब 33 दिन लगातार हाँ कंटिन्यू क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कराना एक बहुत बड़ा। तो बहुत सारे क्रिकेटर जब आए बाहर टीमों के तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि भैया बीसीसीआई के बाद आप ये जो इतना बड़ा 33 दिन का इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हो। तो एक बहुत बड़ा आयोजन था और उसको बहुत सफलतापूर्वक मैंने और मेरी पूरी टीम ने उसका सामना किया और एक अच्छा आयोजन हमने बैतूल जिले को देने की कोशिश की थी। तो ये जैसे हम देखते हैं कि अभी भारतीय क्रिकेट में लगातार चेंज हो रहे हैं। जैसे टेस्ट है जो अभी भालिया टीम है उसके कारण वो जो टीम सिलेक्शन के कारण, जैसे कि न्यूजीलैंड टीम आई हमें भारत में हरा गई, हम ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे हार गए, और अभी साउथ अफ्रीका भी आई थी उसके कारण भी हम मतलब हार गए टेस्ट मैच। केवल टेस्ट की मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो आप उसको कैसे देखती है? क्या हो सकता है कि हमारे जो पुराने बैट्समैन थे वो अच्छा खेलते थे, टेम्परामेंट अच्छा था, आप क्या समझते हैं? नहीं एक्चुअली क्या देखो, सचिन तेंदुलकर जी थे जब तक ऐसा लगता था सचिन चले आएगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगा। अचानक रोहित और विराट की एंट्री हुई, युवराज सिंह की एंट्री हुई। क्रिकेट निरंतर खेलते और क्रिकेट में मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं हिंदुस्तान में है, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सचिन और बहुत सारे विराट हैं, बहुत सारे रोहित हैं। और रही बात टेस्ट परफॉर्मेंस खराब होने की, तो T20 क्रिकेट ने हमारे टेस्ट और वनडे प्रभावित किया, दोनों को प्रभावित किया है। इतना फास्ट क्रिकेट हो गया T20 कि हर गेंद पे चौका छक्का मारना। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बल्लेबाज है उनका जो टेम्परामेंट है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है और उसके कारण हमें नया राहुल द्रविड़ चाहिए नहीं मिल पा रहा है जैसे बाल की संज्ञा दी गई थी। अगर टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बहुत एक्सपीरियंस, एक बहुत धैर्यवान खिलाड़ियों की आवश्यकता है और T20 ने वाकई में कहीं ना कहीं क्रिकेट को एक नया नाम देकर टेस्ट क्रिकेट और वनडे को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया। जी बिल्कुल सही बात है। शायद इस कारण हमारी इंडिया टीम की परफॉर्मेंस टेस्ट में कम हो रही है क्योंकि IPL और बहुत सारी लीग जगह ले ली है। हाँ, और हाल ही में जैसे जो वनडे टीम है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। जो हमारे कोच साहब है गौतम गंभीर, वो लगातार चेंजेस करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे प्लेयर होना चाहिए फ्लेक्सिबल हो, कहीं भी बैटिंग कर ले, 1 डाउन पे, 3 डाउन पे, 7 डाउन पे। तो गौतम गंभीर जी के हिसाब से क्रिकेट नहीं चलेगा। गौतम गंभीर जी को खुद एक क्रिकेटर है और 2011 या 13 का वर्ल्ड कप था शायद, उसमें इंडिया टीम जो वर्ल्ड कप जीती थी उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। मैं एज अ प्लेयर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि बहुत शानदार क्रिकेटर थे, लेकिन वो शानदार कोच नहीं बन पा रहे हैं। इंटरफेयर करना खिलाड़ियों के बीच में, रोहित शर्मा को डैमेज करना, कहीं विराट को डैमेज करना, बहुत सारे कारण है। कप्तान को कप्तानी नहीं करने देना, बिल्कुल, तो ग्राउंड पे अपना इंटरफेयर करना। तो बहुत सारी चीजें मैं उनको बहुत बारीकी से देख रहा हूँ सूक्ष्म रूप से। जी बिल्कुल। तो उससे समझ में आया कि भाई आप एज अ कोच है, आपको जो भी देना है आप अपने ड्रेसिंग रूम में आप खिलाड़ियों को अपनी चीजें बता सकते हैं, लेकिन थोप नहीं सकते। उनको फ्री हैंड खेलने दीजिए। बहुत अच्छा क्रिकेट है हिंदुस्तान का और क्रिकेट में ये जो पीछे लगने वाला काम है कहीं ना कहीं डैमेज करता है खिलाड़ियों को। हाँ। तो भैया देखते हैं कि जैसे कि अभी 2020 में टीम अनाउंस हुई है कि नई टीम है और हमारे जो कप्तान साहब हैं उनका फॉर्म भले थोड़ा खराब हो लेकिन उनको एक भरोसा दिया गया है कि आप जाइए और वर्ल्ड कप जीतिए।
तो आप क्या समझते हैं कि जो सूर्य कुमार यादव, उनकी एज भी होती जा रही है? नहीं, सूर्य कुमार को मैंने कभी खिलाड़ी माना ही नहीं। अच्छा, दिस इज नॉट क्रिकेट प्लेयर। मतलब ठीक है, चल गई चल गई, लेकिन ये तुक्के रहते हैं, ज्यादा दिन नहीं चलते। तो सूर्य को मतलब ये जो अपने नए क्रिकेटर हैं, इन लोगों को जब नहीं चल रहा है, आप आज कितनी 8-10 इनिंग से मैं देख रहा हूँ उनको, लगभग ये ईयर ही खत्म हो गया, हाँ, एक भी हाँ, 50 नहीं आई है। हाँ। वो तो क्या है, दूसरे प्लेयर्स अभिषेक इन लोग कारण अपन मैच जीत जा रहे हैं। जी, सही बात है। हार्दिक पांड्या हो गया। मैं तो हार्दिक पांड्या को ज्यादा उनको कप्तानी, हाँ जी, T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या को देना चाहिए। नहीं, पहले उनको वाइस कप्तान बनाया गया था जब रोहित रिटायर हुए, तो उनको कप्तानी मिलनी चाहिए थी, लेकिन गौतम जी का बहुत इन्फ्लुएंस वो रहता है। गौतम जी के बड़े खास हैं, क्या बोलना चाहिए आपका, वो एक सूर्य कुमार यादव और गिल साहब, दोनों KKR और गिल को भी सिर्फ वनडे खेलना चाहिए, और वनडे में भी परफॉर्मेंस आप रन करो। आज का क्रिकेट इतना फास्ट हो गया, आप रन करोगे तो ही टीम में रह पाओगे, नहीं तो बहुत सारे क्रिकेट इंतजार करना है। सरफराज खान जैसे क्रिकेटर बाहर बैठे हैं, अभी वैभव सूर्यवंशी हो गए, ढेर क्रिकेटर है, ढेर लाइन लगी हुई है। बिल्कुल सही बात है, लाइन लगी है क्रिकेटरों की, तो यहाँ कमी नहीं है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ भंडार है, किसी के यहाँ सोने का भंडार रहता है, किसी के यहाँ पेट्रोल का, तो हमारे यहाँ क्रिकेट का भंडार है, एक क्रिकेटर है। हिंदुस्तान का क्रिकेट कहीं ना कहीं बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, और मेरी शुभकामनाएं है सभी यूथ क्रिकेटरों को। पहले क्या होता था, माँ बाप खेलने नहीं देते थे, हम लोगों को तो बहुत मार पड़ती थी जब हम क्रिकेट खेलते थे। भी जब लेकिन आज स्थिति है कि पेरेंट्स खुद लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को ग्राउंड, क्लब ज्वाइन करा रहे हैं, फीस दिलवा रहे हैं। यहाँ तो क्रिकेट किट, हमारे पैड वैड ग्लव्स कॉलेज में आने के बाद कैसे कैसे खरीदे हम जानते, मेरी पर्सनल किट, नहीं तो कहीं इसका ले लिया, कहीं उसका ले लिया, ऐसे क्रिकेट खेले। तो क्रिकेट अब परिवार का सहयोग मिलने लगा है क्रिकेटरों को। लड़कियां भी कमाल कर रही हैं। यस, और इंडिया ने जो अभी महिला टीम जीती, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने और देश का नाम रोशन किया। सभी मेरी बहनों को, बिटियाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिताने की। जी। तो ये देखते हैं कि जैसे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो सुपुत्र हैं, बिना किसी क्रेडिबिलिटी के कहते हैं, जैसे न्यूज खबरों में आता है कि उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का है, तो उस पर आप क्या कहते हैं कि कुछ खेला जाए, या फिर पॉलिटिक्स का इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है कि डायरेक्ट पद मिल जाए? भाई ये सब चीजें जनता को सोचना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की जनता क्यों सो रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। समाजवाद नहीं, मतलब परिवारवाद ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके पहले शायद उनके फादर भी MPCA के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद माधवराव सिंधिया जी स्वर्गीय, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अध्यक्ष बने, उसके बाद अब उनका बेटा बन गया। कहीं ना कहीं ये गलत है भाई, सबको मौके मिलना चाहिए। MPCA में बहुत अच्छे अच्छे वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, उनको भी अध्यक्ष बना सकते थे हम, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि एक बार किसी का झंडा गड़ गया तो फिर वही बुलंद करने की आवाज उठती है, और ये ठीक चीज नहीं है। ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को और हमारे संविधान को या हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हमें बहुत इस पे सोचने की जरूरत है कि भाई एक पिता था अध्यक्ष, जब पुत्र को बना, जो महारायण सिंधिया हैं, उनके बेटे आएंगे वो बन जाएंगे, अब 20-20 साल ही अध्यक्ष रहेंगे। तो ये चीज ठीक नहीं है, और मैं इसका बड़ा विरोध करता हूँ। और भैया जैसे देखते हैं जो कांग्रेस की सरकार थी 2018 में जब बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसके बाद जैसे खबरें आती हैं न्यूज में, तो कहते थे कि जैसे कि तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, उनका CM फेस रख के यदि उनको सरकार बना देते थे तो 5 साल कंप्लीट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को CM क्यों बना देते हैं जी, किस कारण से बनाते, पहले ये क्लियर करें आप जी। भाई आपके पिताजी के शांत होने के बाद आपको कांग्रेस ने तुरंत लोकसभा का सांसद की टिकट दी, आप सांसद बने जी। मनमोहन सिंह सरकार में जो पहली सरकार थी यूपीए की, फर्स्ट यूपीए, सेकंड में आपको तुरंत केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और ये सब तो जाने दो आप, मतलब तब आने वाला कांग्रेस का एक चेहरा संसद में जब वो बहस करते थे, आप बिल्कुल बाजू में बैठते थे उनके, उनने आपको मित्र बनाया जी। आपके लिए बहुत बड़ी चीज उपलब्धि थी आपके लिए। आपको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया। और उसके बाद कमलनाथ डिजर्व करते थे ना, CM के फेस को डिजर्व करते थे, मंत्री अरे बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे, मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनके 1.5 साल में आज अगर हमने, हमारे कांग्रेस के कुछ भाइयों ने अगर धोखा देके उनकी सरकार गिरा दी, तो उनने उनका नुकसान नहीं किया, उन्होंने मध्य प्रदेश का नुकसान किया, क्योंकि कमलनाथ जी के विजन बहुत बड़े थे, और कमलनाथ एक बहुत मंजे हुए और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर पॉलिटिशियन है जी। मतलब उनके जो विजन है, अगर उस विजन पे मध्य प्रदेश में काम हो जाता तो मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग रहती। इंडिया का जाना सिर्फ लालच था, अच्छा जी, लालची थे वो, और हो सकता है उन पे CBI और ED का भी डर हो, क्योंकि खजाने बहुत हैं जी राजा महाराजाओं के पास, और बहुत सारे काम ऐसे हैं। क्योंकि मैंने अभी देखा जब अमित शाह जी वहाँ उनके बंगले गए तो किस स्टाइल में अमित शाह जी बैठे थे और सिंधिया जी उनको थाली परस रहे थे, तो वो सब चीजें सार्वजनिक है और जनता देख रही है सब। अब जनता जवाब क्यों नहीं दे पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा जी। भैया देखते हैं कि जैसे हाल ही में इंदौर में घटना हुई कि जिसमें 15 बच्चों की मौतें हो गई दूषित पानी पीने से, और 100 से ज्यादा लोग वहां पर बेड में है, अस्पताल में भर्ती हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि जैसे कि जो ये काम होते हैं, चाहे सीवेज लाइन का हो, और इसमें पार्षद की भूमिका और नेताओं की भूमिका और अधिकारियों की भूमिका, कितनी इसमें लापरवाही की गई है जिसके कारण ये हादसा हुआ है? सब लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन यहाँ पांचक इंजन की सरकार थी। यहाँ पार्षद उनके, महापौर उनके, विधायक कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा यहाँ पे ये कांड हुआ, मंत्री जी हैं जो हमारे जी भाजपा के वरिष्ठ नेता, तो 3 इंजन तो ये होगा। चौथा इंजन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, 5वां इंजन नरेंद्र मोदी जी। तो 5 इंजन की सरकार थी उस जगह पे जहाँ पे कांड हुआ। और पिछले 20 वर्षों से तो 22 वर्षों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी मध्य प्रदेश में, केंद्र में होगा 11-12 साल। तो अब तो ये नेहरू जी, इंदिरा जी को या राजीव जी को भी दोष नहीं दे सकते हो इंदौर कांड का, जी, है ना। नहीं तो इनको तो हर चीज नेहरू जी और इंदिरा जी याद आती। तो जिम्मेदारी लेके आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब कैलाश विजयवर्गीय जी और जो वहाँ के महापौर हैं भार्गव जी, उन लोगों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। भैया जैसे हाल ही में देखते हैं जो अजीत पवार जी हैं, जो एनसीपी के लीडर, वो बीजेपी के साथ सरकार में हैं। और उनका वक्तव्य आया है कि जब मैं अपोजिशन में था, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ, जो शिवसेना उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, महागठी सरकार, तो उसमें वो कहते थे कि बीजेपी ने उन पे आरोप लगाया था 70,000 करोड़ का घोटाले का, और अभी वो बीजेपी में शामिल है। तो ऐसा होता है कि कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में चले जाता है तो उनपे वापस से जो दाग लगे तो भाई अजीत पवार हो गए, हेमंत बिस्वा वो जो असम के सीएम है, इन लोगों पे यही बीजेपी के नेता दहाड़ दहाड़ के चिल्लाते थे ना जी। भाई मंचों से चिल्लाया देवेंद्र फडणवीस साहब ने, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने जी, कि अजीत पवार तो ऐसा है, अजीत पवार तो भ्रष्ट है, अजीत पवार ने यहाँ खा गया, अजीत पवार ने वहां 20,000 का घोटाला कर लिया। हेमंत के नाम की तो पूरी नोटबुक निकल गई थी, बीजेपी ने छपवाई थी जी, हेमंत बिस्वास के खिलाफ में कि ये 1 नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है। तो ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस का जितना कचरा था पूरा उन लोगों ने ले लिया। ये भ्रष्ट लोग थे, ये मतलब खूनी भेड़िए थे जो हम पार्टी के अंदर रहकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। जैसे ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा, इन लोगों ने तुरंत बीजेपी में कहा। बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है, सबको मालूम है पूरे देश को, उन लोग डालते हैं और साफ करके अपनी पार्टी में रख लेते हैं, बिल्कुल पूरा भ्रष्टाचार साफ हो जाता है जी। अच्छा, ये सच्चाई है भैया। जैसे देखते हैं कि जो कांग्रेस के उच्च लीडर हैं वो उत्तराखंड गए थे, हाल ही प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे। अंकिता भंडारी जैसा केस जो अभी चर्चित है, बहुचर्चित है, जो रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ पे तो प्रदर्शन करने आए हैं, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू की डेथ हुई है उसके जवाब से वो भागते हुए नजर आए। तो आप कैसे समझते हैं कि जो उच्च लीडर है कांग्रेस का, यदि ऐसा कार्य करेगा तो वो कांग्रेस के लिए एक प्रकार से सेटबैक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कल की बात करना है शायद, जी, कल की न्यूज़ बाइट चल रही थी। केसी वेणुगोपाल साहब और हमारे जयराम रमेश वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस, वो तो महासचिव हैं, हमारे प्रभारी महासचिव वेणुगोपाल साहब। और जब पूछा गया तो बिल्कुल जवाब देना था उनको, डट के जवाब देना था। 80-90 करोड़ हिंदू अगर हिंदुस्तान में रहना है और अगर उनकी आस्था है ना जी, मैं भी हिंदू हूँ, तो बिल्कुल उसको जवाब देना था कि प्रियंका गांधी ने, जैसे ही वो कांड हुआ था तो हमारी नेता प्रियंका गांधी ने संसद में बहुत बहस करी थी। मतलब जो हमारे हिंदू, हाँ, बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ उसको लेके प्रियंका गांधी जी ने बहुत जोर की आवाज संसद में उठाई थी। और अगर जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल जी ने ये काम किया तो उनको नहीं करना था, उनको फेस करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी देखा कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने फेसबुक अकाउंट पे डाला और उसके 40,000 शेयर हुए। अच्छा, मतलब कितने लाखों करोड़ों लोगों ने आपकी इस चीज को देखा होगा। तो कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस डैमेज होती है भाई। आपको बोलने में क्या जा रहा था कि हम उसका विरोध करते हैं, और करना चाहिए, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। जब हमारी प्रियंका गांधी उसका विरोध कर रही है तो आप बोलने में डरते क्यों हैं भाई? बोलो, खुल के बोलो, फेस करो ना लोगों को, पत्रकारों को फेस करो। क्या जा रहा है इससे? इसका फायदा नेगेटिव बना के भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस हिंदू विरोधी है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस सब धर्मों को साथ में लेके चलती है। और भैया एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड में जो हाल ही अंकिता भंडारी जी का केस है, उस पार्टी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे। जैसे खबरों में आया कि वहाँ पे कोई पार्टी के लीडर इन्वॉल्व है, वीआईपी सेवा का कहा गया था। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि क्या सरकार वहाँ पे जो एसआईटी गठित हुई तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है केस को रफा दफा करने के लिए, किसी लीडर को बचाने के लिए? ऐसा हो सकता है भाई? अब ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, सब तो इनका है भाई। अब क्या करें बताओ आप? कांग्रेस विरोध कर सकती है, उसमें वीवीआईपी का नाम आ रहा है तो क्या करें? वो अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप चैट में भी निकला है कि कोई वीवीआईपी मेरे को मीटिंग कराने का बोल रहे हैं। उसके बाद ये विधायक, पूर्व विधायक, उनकी पत्नी ने तो खुलेआम सार्वजनिक रूप से बोला है कि कोई फलाने इनके महासचिव हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उनके नाम खुलेआम आ रहे हैं। अब सरकार बचाएगी, आपका नारा है मोदी जी का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
तो अगर आज हमारी बच्चियों के साथ ये सब होगा तो ये गलत चीजें हैं और मैं इनका खुला विरोध करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी इनका विरोध। और ये जैसे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या सरकार को एक जनभावना को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग वहाँ पे उठ रही लगातार, तो उसको कंप्लीट करना चाहिए? अब जनता जाग रही है, उत्तराखंड की जनता समझ गई है कहीं ना बात जब परिवार पे, इज्जत पे, बच्चियों पे आती है तो अच्छे लोगों की नींद खुल जाती है। तो अब शायद वो नींद उत्तराखंड में खुल चुकी है और लोगों को समझ में आ रहा है कि कितने गंदे और विषैले लोग भारत की राजनीति में चेहरा बन के उदय हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देर है अंधेर नहीं है, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, मेरी श्रद्धांजलि है उनके साथ। और भैया एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि हाल ही में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बंधु हैं, एक भाई है एंजल चकमा जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, तो उसमें ये बताया गया कि वहाँ के जो लोकल ग्रुप में कुछ फाइट हुई, उसके कारण जो मारा गया और 16 दिन भर्ती रहने के बाद उनकी डेथ हो गई। वो एक्चुअली ये था कि वो उनको इसलिए मारा गया कि उनको ये बोला गया कि आप चाइना के हो। वो सब चीजें हमारे हिंदुस्तान में बड़ी शर्म की बात है कि अगर हम समाजवाद धर्म को अगर हम, अभी मुझे याद है क्रिसमस पे भी ऐसे ही हुआ कि हम लोगों के कुछ शरारती तत्व, हाँ, ईसा घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं हम परेशान कर रहे हैं। तो उसके रिजल्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा उन कट्टरपंथी ताकतों को कि आज हम अगर ईसाइयों को या किन्हीं भी समाज के लोगों को परेशान करें तो उनका भी एक बहुत बड़ा समाज अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत जगह बैठा हुआ है और हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी इस बेवकूफी से हमारे उन बच्चों पे बहुत परेशानी होती है उन लोगों को वहां रहने में। आज आप 4 लोगों के साथ करोगे, वो लोग 40 लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं मेरा मैसेज है सब लोगों को कि भाई साहब थोड़ा सा ये भी देखें, अपने भी हिंदुस्तान के बहुत सारे हिंदू बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो कोई भी स्टेप उठाएं तो बहुत सोच समझ के उठाएं। और कोई अधिकार नहीं दिया संविधान ने किसी को कि किसी धर्म विशेष को हम परेशान करें। फिर हम में और बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा? और एक जैसे कि हाल ही में एक बयान बहुत वायरल हो रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं कि जो हमारी नॉर्थ इंडिया की गाय है वो गाय है और जो नॉर्थ ईस्ट की गाय है वो मिथुन है, वो हम उसको मतलब जो कहते हैं कि वहाँ खा सकते हैं, काट सकते हैं, बाकी हमारी गौ माता ही गौ माता है। भाई अब सुधांशु त्रिवेदी जी ब्राह्मण है, शर्म आना चाहिए उनको। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और अगर आप ऐसे वक्तव्य दोगे, आपको तो मैं बहुत विद्वान पुरुष समझता था, लेकिन ये स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं आपको बहुत पीछे कर दिया है। माँ तो माँ होती है ना, और गाय को जो गीता है और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसमें माँ की उपाधि दी गई है। अब उसमें ये कैसे हो सकता है कि मध्य प्रदेश की माँ, अरुणाचल प्रदेश की माँ नहीं? जी बिल्कुल, माँ तो माँ है ना, अमेरिका की भी माँ है। जी बिल्कुल। और गाय को हमने अगर हिंदुस्तान में माँ का दर्जा दिया तो हिंदुस्तान की सीमा के अंदर जितनी भी गई हैं वो किसी भी क्वालिटी की रहे, वो जर्सी रहे, मिथुन रहे, बिल्कुल मुर्रा रहे, कुछ भी, हाँ मुर्रा रहे, कैटरीना रहे, भाई माँ तो माँ है ना। तो आप ये गैर जिम्मेदार मतलब जवाब कैसे दे सकते हैं? इससे समझ में आता है आप अंधभक्ति में इतने लीन हो गए कि अपनी पार्टी को या अपने लोगों को बचाने के लिए भ्रामक प्रचार करके किसी भी तरीके से देश को बेवकूफ बनाओ। तो अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। भैया जैसे देखते हैं कि आप लगातार बहुत समय से कांग्रेस में बने हुए हैं, तो आप किस वर्ष कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की राजनीति को बैतूल शहर में? मैं कांग्रेस में 13-14 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अशोक साबले जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनका चुनाव प्रचार के समय में उनसे जुड़ा हुआ था। बहुत छोटा था मैं उस समय, 14-15 साल का था, 13-14 साल को। उस समय से कांग्रेस में, आज कांग्रेस में लगभग मेरे को 30-31 साल हो गए और मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज तक के काम कर रहा हूँ। मैंने NSCI का काम किया, फिर मैं JHPG कॉलेज में हमने लगातार 4-5 साल, उस समय छात्र संघ चुनाव होते थे, तो एक तरफा NSCI को जिता के हमने कांग्रेस को यहाँ मजबूत करने का काम किया था। बहुत कड़ा संघर्ष है, संघर्ष करते करते मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में उस समय भी कार्यकर्ता था, आज भी कई मौके मिले NSCI यूथ कांग्रेस से लेके सब, लेकिन पद का लालच मुझे कभी रहा नहीं और कांग्रेस से कहीं ना कहीं एक हार्डली कनेक्शन है, तो कांग्रेस के साथ है जी। और ये जैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो यहाँ पे बैतूल जो नेतागण है वो लगातार कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज बैतूल में हाल ही में आया उसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? अब ये सवाल तो आपको उनसे ही करना चाहिए, विरोध क्यों कर रहे हैं जी। मेडिकल कॉलेज है, PP मोड पे है, क्या है, पहले बन जाए, उसको देख ले हम, फिर समझ में आएगा। अब मैं पहले ही विरोध करूं तो अंधभक्त नहीं हूं ना कि 70 साल नेहरू जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इसरो कहां से आ गया भैया, BHEL कहां से आया, बहुत सारी चीजें हैं। तो 2014 के पहले हिंदुस्तान में कुछ था नहीं, ये अंधभक्तों का ही कहना था ना, भारतीय जनता पार्टी के जो बिल्कुल अंधभक्त लोग हैं। तो मैं अपनी तुलना उन अंधभक्तों में नहीं कराना चाहता। अगर बैतूल में कोई चीज आई है, मेडिकल जैसी सुविधाएं आई है, तो हम उसको देखेंगे कि हमारे बैतूल को उससे क्या विकास हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। गाँव बसा नहीं और पहले मैं विरोध कर दूं तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो मैं खामोश हूं और जो लोग विरोध कर रहे हैं आप उनसे सवाल करें। मैं तो एक पार्टी
पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा मेरी क्या वैल्यू है, बहुत छोटा सा इतना सा कार्यकर्ता हूँ मैं। तो मैं अपना व्यक्तित्व दे सकता हूँ कि जब वो बन जाएगा और उससे जनता को क्या नुकसान और क्या लाभ हो रहा है उस समय देखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे उस समय। जी, अभी ये जैसे देखते हैं कि कांग्रेस 2018 में वापसी करी थी, उसके बाद हालिया चुनाव में एक प्रकार से कह सकते हैं कि हार हुई, तो क्या आप समझते हैं कि वापस से 2028 में फिर से कांग्रेस वापस आ सकती है? कांग्रेस की सरकार 2018 में बन गई थी जी, हमारे विधायकों को खरीदा गया, चोरी की गई, उनको लालच दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहीं ना कहीं उसमें फायदा जुड़ा था, उनको अपना प्रॉपर्टी बचाना था, जो भी करना था वो अपने 21-22 विधायक लेके भाजपा में चले गए, हमारी सरकार गिराई, कमलनाथ जैसा एक वरिष्ठ नेता, एक दमदार नेता, राजनीतिक पतन किया गया, जो कि इस लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के लोकतंत्र पे कालिक पोती गई थी जिस दिन कमलनाथ सरकार गिरी थी, और उसका श्रेय जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को। हाँ, अब देखिए आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना बड़ा घोटाला था व्यापम का। जी, बहुत बड़ा घोटाला, तो उसमें कितना बड़ा। अच्छा आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब से केंद्र सरकार में बैठे हैं कितनी दुश्मनी रख रहे हैं कांग्रेसियों से, किसी पे भी केस बना दे रहे हैं, किसी के ईडी पहुंचा दे रहे हैं। अब आप कमलनाथ जी का व्यक्तित्व देखिए कि कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, अगर कमलनाथ जी की जगह मैं आप कोई भी रहते तो सबसे पहले शिवराज जी को पकड़ के अंदर करते व्यापम घोटाले में, तो हमारी सरकार ही नहीं गिरती। लेकिन वो इतने धैर्यवान और इतने बड़े दिल के थे कि उनने शिवराज सिंह चौहान को परेशान ही नहीं किया। अगर शिवराज सिंह चौहान को 4-6 महीने में ही वो किनारे कर देते तो उनकी सरकार गिराना फिर कठिन था। पूरा मास्टरमाइंड उसमें शिवराज सिंह और उनकी टीम थी, जिनके कारण वो सरकार गिरी। उसके बाद 2023 में शिवराज सिंह झुंझुनू उनको लाडली बहना ले आई। लाडली बहना में हमारी महिलाएं, हमारी बिटिया लोग सब 3,000 रुपए महीना देने की घोषणा करी। आज भी 1,000-1,200 रुपए मिल रहे हैं। अब उसमें भी मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे कि ये महिला विरोधी है। भाई ठीक है, आपने महिलाओं को एक प्रोत्साहन राशि दी, महिलाओं ने उनको वोट किया, 2023 में उनकी बम्पर सरकार बन गई। जी बिल्कुल, और बनाई शिवराज सिंह चौहान ने और बैठ मोहन यादव गए। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। अभी एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि हाल ही में देखते हैं कि ट्रेंड बनता जा रहा है कि फ्रीबीज के नाम पे कभी पैसे दे रहे हैं सरकार, जो चुनाव के पहले, जैसे जस्ट चुनाव के पहले ही ऐसा आता है कि कभी 10,000 कभी 3,000, ये ट्रेंड बनता जा रहा है। तो ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में कि पैसे देके ऐसे सरकार? भाई ये सब चीजें 1998 में जब दिग्विजय सिंह जी बने थे मुख्यमंत्री तो वो भी कर सकते थे सब चीजें, मध्य प्रदेश की संपत्तियां या कर्जा लेके। लेकिन हमारे नेता लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, इतने महान नेता थे, इन पे आरोप लगाते हो। ये इनको अपने मध्य प्रदेश की चिंता कि हमारा मध्य प्रदेश में कैसा होगा, कर्जा चढ़ जाएगा मध्य प्रदेश वासियों पे। तो दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल कर्जे ही नहीं लिए। अच्छा, कहाँ लिए बताओ ना। अगर वो भी कर्जे लेते रहते शिवराज सिंह जी, मोहन जी यादव टाइप, तो वो भी ये सब चीजें कर कुरा हिलते गए दिग्विजय सिंह। लेकिन उनको मध्य प्रदेश दिख रहा था, मध्य प्रदेश का विकास दिख रहा था, मध्य प्रदेश पे ज्यादा बर्डन नहीं हो वर्ल्ड बैंक का, केंद्र सरकार का। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, इनको कोई लेना देना नहीं अपने प्रदेश से। कहीं से भी कर्जा उठाओ, बांट दो, सरकार बना लो, और ये सब चीजें देश को बहुत गड्ढे में ले जा रही हैं। ये जैसे हमने आपके बारे में सुना है कि आप लंबे समय से बैतूल में काम कर रहे हैं कांग्रेस नेता के तौर पर, तो आप बैतूल की राजनीति को कैसे समझते हो और क्या समझते हैं कि आगे क्या होगा बैतूल की राजनीति में? एक्चुअली हम लोग क्या है, भोपाल और नागपुर 4 लेन के सेंटर में जी है ना। यहाँ से इंदौर भी 4 लेन आके बैतूल में जुड़ गया है, और अमरावती का 4 लेन भी बहुत जल्दी बैतूल से जुड़ जाएगा। बैत के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले 20 साल में, ये 2025 चल रहा है, 2045 में बैतूल बहुत बड़े एक नगर के रूप में उभरेगा। मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं है लोगों को, इतनी तेजी से ग्रोथ करेगा। बैतूल की राजनीति शुरू से ही 3 लोगों पे केंद्रित रही। पहली समाजवाद पे, यहाँ पे एक तो कुंभी बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ कुंभी समाज, बड़ा स्नेह और प्रेम मिलता है उस समाज से मुझे, तो उस समाज को भी बैतूल की राजनीति में ऊपर रखा जाता है। दूसरा, बहुत बड़ा पूंजीवाद भी बैतूल मतलब राजनीति में उनका बहुत बड़ा दखल है। और तीसरा है आदिवासी समाज। अब हम तीनों में नहीं आते। मैं और मेरे ऐसे लाखों हजारों युवा ब्राह्मण परिवार में, सामान्य परिवार में पैदा हुए लोग हैं, तो हमारा संघर्ष बहुत कठिन है और मैं संघर्ष करते रहता हूँ। बैतूल ने बहुत बड़े बड़े सितारे दिए। असलम शेर खान जैसा नायक यहाँ से जीत के गया, गुफरान आजम जैसा जो संजय गांधी का सबसे खास हाँ, और गुफरान जैसा तो नेता, मैं गुफरान जी बड़ा फैन था। गुफरान भाई के साथ मैंने बहुत 10 साल में बहुत रहा उनके साथ। उनके साथ विनोद दागा जी के साथ मेरा एक बहुत, घनश्याम तिवारी जी, रामगोपाल अग्रवाल जी, शांतिलाल तातेड़ जी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस में हुए। भारतीय जनता पार्टी ने भी धीरे धीरे करके पेड़ बनाई हमारे पूरे आदिवासी गाँवों में। उनने धीरे धीरे अपने लोगों को भेज के हमारे को बहुत ज्यादा डैमेज किया। और पिछली 9-10 बार से हम लोकसभा हार रहे हैं, उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है कि लोकसभा में एक बार जीतते हैं
शायद कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक समय में बैतूल का गढ़ हुआ करता था। आज अगर कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन ठीक नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि लोग हमसे सवाल करते हैं और फिर उस समय जवाब देने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। भैया जैसे देखते हैं कि 2018 के चुनाव में जो बैतूल में, जैसे बैतूल विधानसभा में 5 सीट आती हैं, उसमें से 4 कांग्रेस के पास थी, 1 बीजेपी के पास थी, और अभी 23 में बदल गया फेल। तो ऐसे क्या कांग्रेस की गलतियां रही कि जिसके कारण कांग्रेस की मतलब बैतूल की विधानसभा में हार झेलनी पड़ी? भाई कार्यकर्ताओं को लेके तो चलना पड़ेगा। जो हमारे कांग्रेस में एक्चुअली प्रॉब्लम ही आती है, मैं तो कई सालों से देखते आ रहा हूँ, यहाँ ये होता है कि यहाँ पर कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए कार्यकर्ताओं के, कि कौन सा कार्यकर्ता कब से जुड़ा और उसका कांग्रेस के लिए कितना डिवोशन है, उसने कांग्रेस के लिए समर्पण क्या क्या किया, कांग्रेस की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये सब करने वाला कुछ नहीं है। और जब तक कांग्रेस में व्यक्ति पूजा होगी, जब तक कठिनाइयों से तो गुजरना पड़ेगा दोस्त, है ना। कांग्रेस में जिस दिन से पंजे निशान की पूजा चालू हो गई, ये पंजा निशान है, इसकी पूजा चालू हो गई, पार्टी की पूजा चालू हो गई। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी हर गांव में बैठे, लेकिन उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। पार्टी विचारधाराओं से जुड़े हो जब तक आपका कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, कहीं ना किसी व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा। तो कांग्रेस वहां डैमेज होती है, और डैमेज होते होते आज हम इस स्थिति पहुंचे कि हम 4.5 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो ये बड़ी तकलीफ देता है हम लोगों को। भैया जैसे हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ था, तो वहां पर एक बहुत चर्चित खबर थी कि जो कुशवाहा जी हैं, उनके सुपुत्र को डायरेक्ट, जो कि ना पार्टी के नेता थे ना कुछ थे, और डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर में उनको दे दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या आम कार्यकर्ता जो कोई भी पार्टी का हो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक रहता है कि लगातार कई सालों से पार्टी में काम करते हैं और किसी विधायक या किसी मंत्री के लड़के को डायरेक्ट मिनिस्टर दी जाती है, तो इसको आप क्या समझते हैं? अब इसके लिए मैं क्या बोलूं आपको, ये तो जनता को समझना चाहिए, कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए जी, कि आज कितना हावी होते जा रहा परिवारवाद जी, कि नेता का लड़का है तो नेता ही बनेगा, तो कार्यकर्ता के झंडे उठाएगा, झंडा दरी, इसके लिए थोड़ी बना कार्यकर्ता। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को सब सोचना चाहिए, और निश्चित ही कुशवाहा जी को इसके भविष्य में परिणाम मिलेंगे। ढेर सारे उनके पास विधायक थे, उन लोगों को मंत्री बनाना था, मतलब कहीं ना घुटने जो है पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। और राजनीति में ये सब चीजें ठीक नहीं है, राजनीति को बहुत स्वच्छता से करना चाहिए। और जो बेचारे सालों से 20-20, 30-30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग, उनके लिए हमेशा नेताओं को सोचना चाहिए और उनको भी बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने परिवार को ही मजबूत करने में हर व्यक्ति लग जाएगा। तो ऐसे में राजनीति वैसे भी धीरे धीरे प्रोफेशनल होती जा रही है जी, वो राजनीति नहीं रही। एक समय इंदिरा जी, नेहरू जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारे नेता थे, अच्छे अच्छे नेता हुए। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक चीज नहीं है हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान के लिए। ये आखिरी सवाल ये रहेगा, आप क्या समझते हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी का हाल ही में प्रदर्शन रहा, बढ़ता हुआ नजर आया है कि वो पहले 55 थे, फिर अभी 99 पे पहुंच गए, तो क्या लगता है कि ये जो गैप लगातार सरकार बनाने की तरफ है वो कम होता जाएगा, और हो सकता है कि 2029 में सरकार बना पाए कांग्रेस, ऐसा आप क्या समझते हैं? देखो, राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी जी का संघर्ष बेमिसाल है। सौम्यता और धैर्यता के साथ वो अपनी लड़ाई, गरीब शोषित महिला अत्याचार हो रहा है उस पर जम के लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो उनके साथ जो उनकी एक जो कोर कमेटी है वो उनका ढंग से साथ नहीं दे पा रही। अभी एक सवाल आप मेरे से पूछा था उत्तराखंड को लेके, तो जो केसी वेणुगोपाल जी, और सवालों से बचना नहीं चाहिए, हमारे जयराम रमेश जी हैं, उनसे जब पूछा जा रहा था तो उनको बिल्कुल डट के उन सवालों के जवाब देना चाहिए। उसका कांग्रेस में कहीं ना कहीं निगेटिव जाता है, और जिसका भुगतमान जो जमीन पे कार्यकर्ता है, जमीन पे जो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा और लोकसभा नेता लोग, उनको उसका नेगेटिव मिलता है। ठीक है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं उस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो भैया आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, जो बैतूल की राजनीति उसके बारे में जानकर हमें, और जो आपने देश की पॉलिटिक्स पे भी कुछ वक्तव्य दिए, उससे हमारी जनता और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छा लगा होगा सुनकर। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।